नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था एसएससी जीडी के लिए एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। 90 क्लास का ये बैच, जिसमें 90 क्लासों में एसएससी जीडी को पढ़ाया जाएगा, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसी की पहली क्लास लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। अरविंद कुमार नोहिया, स्टनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ एसएससी जीडी के इस स्पेशल बैच में, जिसमें 90 क्लासेज में हमारा वादा है आपसे कि 90 क्लासेज में आप उतना कर पाएंगे कि आप एसएससी जीडी के लिए थिंक प्रोसेस जनरेट कर पाएंगे। और देखिए, मैं बार बार हमेशा से कहता आया हूँ स्टूडेंट से कि स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम थिंक प्रोसेस से निकलता है, और जिसने थिंक प्रोसेस को जनरेट कर लिया तो वो एग्ज़ाम निकाल देता है। तो हमने देखिए टैगलाइन भी इसकी क्या दी है, एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। यानी अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी आपको अपना हो, आप एसएससी जीडी के लिए चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप इन 90 क्लासेज को ज़रूर देखें। 90 क्लासेज में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने क्या है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, डेली 10 AM टू 12 PM, यानी सुबह मॉर्निंग में हम जब से ही 10 बजेंगे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके बीच में हम एक दिन में 2 टीचर के साथ होंगे। यानी एक दिन में 2 क्लास, 1 घंटे की एक क्लास, दूसरे घंटे की दूसरी क्लास होगी। यानी एक दिन में 2 घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, 2 क्लास आपको मिलेंगी। इस प्रकार आप 45 दिन का टाइम पीरियड लेकर इस एसएससी जीडी को अपना कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम नंबर सिस्टम, और देखिए हम इसके साथ CISF भी आज शाम को चलाने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि हमने स्पेशल रिसर्च किया है कि क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछा जाता है। नंबर सिस्टम के नाम से इतना बड़ा नंबर सिस्टम है कि अगर इसको पढ़ने लगे तो PhD हो जाएगी। तो आप समझिए इस चीज़ को, यानी हमने एसएससी क्या पूछता है, एसएससी जीडी में क्या पूछा गया है आज तक, उस सब को देखकर, उस सब का निचोड़ करके हमने आपके लिए एसएससी जीडी का ये पहला बैच, पहली क्लास आपके लिए लाए हैं। और जिसमें 90 क्लासेज आप एक बार पेशेंस के साथ ये 90 क्लासेज करिए, उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूसली आपके साथ रहेंगे। और जब तक आप एसएससी जीडी को क्रॉस नहीं कर लेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन तक आप पेपर देंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पेपर से एक दिन पहले भी एनालिसिस तक आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए, बिल्कुल डर को दूर कर दीजिए। अभी तक जो नीडी स्टूडेंट है, जिन्होंने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हो, उनको भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कह दीजिए केवल 90 दिन क्लास करके आप डिफरेंस देखिए। आप 90 दिन क्लास करके, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़िए। मैं मना नहीं करता, क्योंकि एक साथ फेथ आना आसान काम नहीं होता है। आप पढ़िए, लेकिन डिफरेंस जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो देख लेना, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तब आप डिफरेंस देखकर और तब हमको रिकमेंडेशन देना, तब हमको आप रिव्यू देना कि आपने बेहतर कराया है, या जिस टीचर से, जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में ऑनलाइन में क्या लोगों ने कर लिया, थोड़ा बहुत नॉलेज आई और ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 90 क्लासेज को आप ज़रूर करें। तो चलिए, हम देर नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम में बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम की ओर। और बिल्कुल बेस नॉलेज से आपको स्टार्ट लेते हैं। जैसे जैसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी प्रकार से चलते हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला आपको चीज़ें सामने दिख रही होंगी। मैंने स्क्रीन पे लिखा है, स्पेशल क्लास तैयार करके हम लाए हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को पढ़ते समय हम ये डिफाइन करने नहीं जाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसे होता है, वो करेंगे आगे। अभी 2 चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ, स्थानीय मान और जातीय मान। क्या क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान। विजुअलाइजेशन सबको क्लियर है? कमेंट हम नहीं लेंगे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ज़रा, आप जो भी रिव्यू दें आप देते रहिए, कमेंट में आप बोल दीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपके रिव्यू को ले लेंगे। क्योंकि हम समय कम है, 90 क्लासेज का टारगेट है, उसमें बातें करते रहेंगे तो नहीं होगा। आज पहले दिन, पहली क्लास है, इसलिए थोड़ी सी आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है। चलिए, थिंक प्रोसेस जनरेट करना है, और बिल्कुल बेस से सीखिए, बिल्कुल बेस से। सबसे पहले मैंने लिखा है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान को हम इंग्लिश में अगर बात करें तो प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी। अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए, आपकी कभी कभी कहते हैं ना, प्लेस की वैल्यू होती है, वो प्लेस वैल्यू, जैसे सरकारी जॉब की वैल्यू होती है, तो वो
आप देख लीजिए वो किसकी, वो फेस वैल्यू तो है नहीं, फेस वैल्यू तो वही है आपका, जो भी आपका फेस है वो तो यही है, आप जिस फेस से हैं, आप काले हैं तो काले, गोरे हैं तो गोरे, मतलब कहने का कुछ भी हो सकता है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस के कारण जो उसकी वैल्यू बनी उसको हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कहते हैं, और फेस के कारण जो उसकी वैल्यू है हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे अब 2 की हम बात करें, 2 की फेस वैल्यू कहीं भी यूज हो 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी। मान के चलिए मैं लिखता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, और मैं कहूँ कि भैया 8 के बारे में बात करना है, हमको 8 पर चर्चा करनी है, 8 की प्लेस वैल्यू बताइए, 8 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों की बात करेंगे, ठीक है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब देखिए फेस वैल्यू तो इसकी इतने की इतनी रहेगी, जातीय मान जो रहेगा इसका इतना का उतना ही रहेगा, यानी 8 का क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, 8 का क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, ये चाहे कहीं भी यूज हुआ हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस का क्या मतलब है, ये कौन से स्थान पर, 1 2 3, तो आप जितने अंक आगे हैं उतनी 0 बढ़ा दीजिए, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 800। बचपन में पढ़ा होगा ना, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में। तो बस ये इसकी प्लेस के कारण वैल्यू है 800 और फेस के कारण इसकी केवल वैल्यू है 8। तो आप समझिए, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है एसएससी, क्वेश्चन पूछता है कि उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। क्या कर पूछता है, वो कहता है कि बताइए 8 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो भैया आपको 800 प्लेस वैल्यू मिल गई, फेस वैल्यू 8 है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 8 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए घटाना जरूर सीख लें, कुछ लोग यहाँ घटाते समय कुछ और ही लिख देते हैं 8 में से 0 में से 8 घटा के 8 लिखते, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरी मार्क्स से लेकर 10, 10 में से 8 घटे 2, यहाँ 9 बचा था, यह 7, 792, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कैसे आ गया, एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है। तो प्लेस वैल्यू समझ आई होगी, फेस वैल्यू समझ आई होगी। एक आध मैं क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में हो जाए। तो चलिए अब देखिए ज़रा कैसे वो क्वेश्चन कह दे कि बताइए संख्या, ये ले लेते हैं 8 7 3 2 5 में 7 की प्लेस वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, फेस वैल्यू में डिफरेंस आपको बताना है। चलिए तो देखिए ज़रा ये क्वेश्चन है, मैं इसकी 7 की, किसकी 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस आपको बताना है, मैं अंतर आपको बताना है, ये लिख देते हैं अंतर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले 7 की मैं फेस वैल्यू तो मुझे पता है कि फेस वैल्यू तो वही की वही रहनी है, अंक की अंक की रहनी है, भ्रमित नहीं होना है। फेस वैल्यू, कास्ट वैल्यू भी उसको बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, जातीय मान भी बोलते हैं, आप हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ लीजिए। तो अब देखिए आपको क्या मिला, अब 7 की आपको क्या निकालनी, प्लेस वैल्यू। कुछ नहीं करना है, मैं भाई आपको मेथड नहीं सिखाने बैठा, मैं आपको क्वेश्चन को करना सिखाना है, कैसे क्वेश्चन करना है। 7 है आपका यहाँ, 7 को 7 का मैंने सीधा का सीधा लिख दिया, उससे आगे जितने अंक हो 1 2 3, उससे आगे के अंक गिन लीजिए, 3 अंक है 3 जीरो लगा दीजिए, जितने अंक उससे आगे हैं उतनी जीरो लगा दीजिए, कोई तरीका नहीं, 1 2 3 ऐसे काउंट कर लीजिए, 3 जीरो आपने लगा दी। अब उसकी फेस वैल्यू, उतने को 7 की फेस वैल्यू 7 घटा दीजिए, कैरी मार्क्स लीजिए, यहाँ से कितना 10, 10 में 7 घटे 3, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 6, आपका आंसर क्लियर है। घटाना जरूर सीख लीजिए, जिनकी घटाने में, जोड़ में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जिनको प्रॉब्लम होती है वो डेली प्रैक्टिस करें। बहुत शॉर्ट पूछा जाता है, बहुत इजी पूछा जाता है, एसएससी जीडी में मैथ इतना हाई नहीं आता है जितना आप समझते हैं, और जो भी आता होगा अगर डिफ़िकल्टी लेवल है तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। तो चलिए आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर समझ गए होंगे कि हमको कैसे डिफरेंस निकालना है, कैसे उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। चलिए तो आप इसमें बता दीजिए 8 9 2 3 4 2 में 9 की, ठीक है जी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। चलो जल्दी से बताइए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पूछ सकता है वो कि प्लेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है। तो आपको कुछ नहीं बॉदर नहीं होना है, मैं डिफरेंस आपको बताना है। चलिए डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कैसे बताएंगे। देखिए 9
मैंने देखा 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने 0 ले ली, माइनस के 9, ठीक है, 10 में से 9 घटे 1 या 9 9 9 8 आपका आंसर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को बहुत आसान से समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। तो मैथ से डरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद अब क्लासिफिकेशन, संख्या का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। और देखिए हमेशा से मैं आपको बता दूं, वर्गीकरण लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। अब आप क्लासिफिकेशन का समझ लीजिए, क्योंकि एसएससी हमेशा से जो है आपको एडवांस क्लासिफिकेशन पूछता है। क्या पूछता है? एडवांस क्लासिफिकेशन। अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी एमटीएस दे रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल दे रहे हैं, या और अदर भी एसएससी के थ्रू कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो एसएससी हमेशा एडवांस क्लासिफिकेशन पूछता है नंबर सिस्टम का। आप केवल समेशन पढ़ के इसको पूरा नहीं कर सकते। तो चलिए एडवांस क्लासिफिकेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि इसका एडवांस क्लासिफिकेशन क्या है वो समझने वाली बात है। चलिए तो ज़रा देखिए एडवांस क्लासिफिकेशन, यानी नंबर सिस्टम को अब मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम आपको बताया गया है, समझाया गया है, वो है सम्मिश्र संख्या। संख्याओं का वर्गीकरण मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सम्मिश्र संख्याएं, हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है, जो लिखने का फॉर्मेट होता है, इसको वैसे ना समझें, लिखने का फॉर्मेट a प्लस के आयोटा बी, ध्यान से समझिए, ये इसका लिखने का फॉर्मेट है, a प्लस के आयोटा बी। आयोटा का मतलब आई से बता रहा है, और आई का मतलब है इमेजनरी। आई का मतलब क्या है? इमेजनरी, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। जिसके साथ ये आई लगा के दे दे हम उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। अब देखिए इसमें दो आपको टर्म यूज हुए, ए एंड बी। क्या ये काल्पनिक है? क्या ए एंड बी काल्पनिक है? नहीं भाई, ए एंड बी नहीं है। आई जो बना रहा है वो काल्पनिक है। आई बता रहा है कि मैं इसके साथ अगर खड़ा हूँ तो मैं इसको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता हूँ, मैं अगर इसके साथ खड़ा हूँ तो मैं इसे सपनों की दुनिया में ले जा रहा हूँ। तो वो आई बता रहा है काल्पनिक नंबर है, न कि ए एंड बी। ए एंड बी फिर क्या है? ए एंड बी क्या है? ए एंड बी है भैया रियल नंबर। कैसी? वास्तविक संख्या। क्या है ये? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है। तो भाई ये तो वास्तविक संख्या हो, फिर वास्तविक संख्या कैसी है, काल्पनिक नंबर कैसी है, वो भी समझ लीजिए। तो चलिए अब देखिए जरा, आई को मैं देख लेता हूँ। आई पर भी एक बार क्वेश्चन उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया। एग्जाम मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है कौन सा है, लेकिन आई पर उन्होंने पूछा। तो आई इक्वल टू आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस के 1 लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अब इसका एक प्रॉपर्टी है, देखिए स्क्वेयर करें तो क्या होगा? आई स्क्वेयर इधर भी दोनों तरफ किया तो इधर -1 बना, आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के 1 बना। अब आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 बना, ध्यान से समझने वाली बात है कि आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 बना। मैं एक बार इसमें आई की मल्टीप्लाई इधर भी, तो मैं इधर भी आई की मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई की 3 इक्वल टू क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के आई। देखो मैंने आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, मैंने आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। आई को क्या पढ़ते हैं हम? आयोटा। आयोटा, हम आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो आई की 3 होगी। अब मैं अगर इसमें ए आई स्क्वेयर और आई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी आई स्क्वेयर में डबल आई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दी, तो आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी? -1। दूसरे आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी? -1। दोनों की गुणा करूँ तो +1। यानी यहाँ से मुझे एक चीज़ मिली, आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो मुझे क्या क्या मिला वो समझ लीजिए। अब मैं इसको अगर क्लासिफिकेशन को लिखूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? देखिए जरा, अब मुझे याद हो गया ना क्या क्या हो गया, कैसे हो गया ये तो समझ लिया। तो अब मुझे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लेने हैं। आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, आई की पावर 3 इक्वल टू माइनस के आयोटा, जहाँ यूज हो फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। आई की पावर 4 इक्वल टू +1। ये 4 चीज़ें आप यूज करेंगे। अब इससे एक और बेहतरीन क्लासिफिकेशन ये मिला है कि वो आई में कोई क्वेश्चन दे दे तो पावर 4 पर 1 बनाते चले जाइए।
पावर 4 पर 1 बनाते हैं। कल को वो पूछ ले कि आई की पावर 12 का मान बताइए, आई की पावर 12 का मान बताओ क्या होगा, तो क्या होगा मुझे क्या खूब अच्छे से पता है, आई की पावर 4 गुना 3 में तोड़ लिए 4 3 12, तो क्या ये तो प्लस के 1, 1 की पावर 3, तो कितना बना प्लस की 1 की पावर कितना 1, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही देगा। तो इतना आसान हम इसको कर लेते हैं। अगर वो पावर 3 बच जाता तो मैं माइनस आई लिख देता, पावर स्क्वायर बन जाता तो मैं -1 लिख देता, लेकिन मुझे तोड़ना किस में, हर हाल में आई की पावर 4 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों से इतर, ये चीज़ें बीच बीच में बता दी हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हौसला रखो भैया, थिंक प्रोसेस जनरेट तो करो आप, थिंक प्रोसेस से कुछ बात बनती है। और देखिए अब मैं इसका क्लासिफिकेशन जा रहा हूँ, तो भैया 2 तरीके से मुझे मिला a प्लस के आयोटा b। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो आई लगी तो ये बन गई काल्पनिक, मैं लिख देता हूँ काल्पनिक बन गई ये, और ये जो पार्ट था ये बना वास्तविक, ये जो पार्ट बना वास्तविक। उसमें बी जो यूज हुआ है वो तो वास्तविक ही है, लेकिन आई के साथ है तो काल्पनिक। अब कल्पनाओं की संख्या की हम क्या चर्चा कर सकते हैं, छोड़ के हम अपनों को सपनों में क्यों जाएं, उन सपनों का क्या है जो अपने ना हो पाए। चलिए तो कल्पनाओं में ज़्यादा नहीं खोएंगे, खोना चाहिए। अब ये भी ना हो कि आप कल्पनाओं में जाएं ही नहीं, कल्पना करें ही नहीं, अजम्पशन करें ही नहीं, लेकिन कल्पना करें, लेकिन उतना काल्पनिक ना हो जाए कि आप कल्पनाओं में ही खोए रहें। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं पढ़ते हैं, आयोटा के साथ जो लग गया वो मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक नंबर। दुनिया में जितनी भी नंबर पढ़ रहे हैं √-1 के अतिरिक्त, भाई माइनस की जो इतनी संख्याएं थी अगर वो रूट में आ रही हैं, पावर में, फ्रैक्शनल पावर में आ रही हैं, तो हम उनको कल्पनाओं की दुनिया में कह रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जितनी भी संख्या हैं दुनिया में हम पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक। और वास्तविक तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं को क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, नंबर 1 परिमेय और नंबर 2 अपरिमेय, नंबर 2 अपरिमेय, ठीक है ना। एक तो हमने परिमेय पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया अपरिमेय। तो हम इनको भी चीज़ों को पढ़ें कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब परिमेय की डेफिनेशन ये आती है कि भैया P एंड Q क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। यही तो पढ़ते हैं हम, P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय की पढ़ते हैं। तो भैया मैं अगर ये लिख दूं √2/3, तो क्या ये परिमेय बनेगी, बताइए जरा। मैंने लिख दिया √2/3, तो √2/3 अब मुझे तो भाई P/Q के रूप में देखना है, P/Q तो मुझे नहीं है। लेकिन इसकी डेफिनेशन के साथ एक चीज़ और जोड़ दी गई है। देखिए मैथ में अगर आपको कहीं जगह ना मिले तो आप डेफिनेशन पे चले जाइए। उन्होंने कहा P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक में पढ़ाऊंगा आगे, ये पूरे अंक होने चाहिए। भैया ये पूरे अंक है। अब √2 तो पूरा नहीं है, वो तो अंडर में है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है ये बनेगा भैया अपरिमेय। जहाँ जहाँ पूरे अंक में ना मिले वो बनेगा अपरिमेय। और जब जब वो P/Q के फॉर्मेट में बने और दोनों अंक पूरे हों, P एंड Q भी पूरा हो, तो हम उसको कहते हैं परिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ पूरे अंक ना बने हम उसको अपरिमेय कहते हैं, जहाँ जहाँ पूरे अंक न बने हम उसको अपरिमेय कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं अपरिमेय के बारे में आपको बता देता हूँ। किसके बारे में, अपरिमेय। देखिए अपरिमेय को हम इंग्लिश में इरेशनल बोलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं बहुत, इरेशनल लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वैसे भी मेरी कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं। अपरिमेय देखते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं भाई। देखिए 2 का अंडर है कि पावर 1/2 लिख दूँ, √2, इसको हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर हों और 2 फैक्टर में से मैं एक को बाहर निकाल पाऊँ तो मैं उसको पूरा अंक मानूंगा, वरना वो अगर उसको नहीं मानना हो तो मैं उसको अपरिमेय डाल दूंगा। जैसे मैंने अभी लिखा, देखिए मैंने लिखा 8 और 8 की पावर मैंने लिख दी 1/2। तो मुझे पता थी कि 2 पावर में से एक फैक्टर मुझे निकालना है, जो यहाँ पावर आ जाए, नीचे जो फ्रैक्शनल पावर में नीचे रहे तो उसको उसमें उतने फैक्टर में से
एक फैक्टर मुझे चाहिए। अब मैं 8 के अगर फैक्टर करने जाऊं तो देखिए मैंने 2 से ये 4 बार, 2 से मैंने 2 बार और 2 से मैंने 1 बार। भैया मुझे 2 में से 1 चाहिए, तो 1 तो मिल गए हैं, लेकिन इस 2 का नहीं मिला, तो भाई ये तो अधूरा रह गए हैं, ये तो इसी में रह गया कि इसका नहीं मिला, तो मुझे उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ा। अब अगर आधा अधूरा मिलेगा तो वो भी कैसा रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। ये बात आप समझ लीजिए। एसएससी ने एक बार पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, और ऐसे ही उन्होंने बहुत चीज़ें दे दी। तो आप क्या कहते थे, अरे फैक्टर हो रहे हैं तो होगा, फैक्टर हो रहे हैं तो होगा, फैक्टर हो रहे हैं तो होगा नहीं, आपको चेक कर भी करना है। और फिर कह रहे थे अरे सर ऐसा फैक्टर दिया, ऐसा कुछ संख्या दी थी उसके तो सभी के फैक्टर हो रहे थे। भैया फैक्टर से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि उसका कंप्लीट फैक्टर बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। वो कंप्लीट उसके फैक्टर बन पा रहे हैं, 2 की फॉर्म में मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, 3 की फॉर्म में मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे वो चेक करना है। अगर वो उसमें हो पा रहा है तो नहीं। अब बच्चे को कैसे, अब रट्टा मार लोग पढ़ा देते हैं। देखिए एक बच्चा में ऐसे 1/8/1/3 ऐसे पढ़ रहा था, वो कह रहा था 3 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये जो है अपरिमेय हो जाएगा। भैया देखो अब इसमें 8 के फैक्टर मुझे 3 के फॉर्मेट में चाहिए, तो ये तो बन रहे हैं। देखो मैंने यहाँ किया हुआ है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये तो 3 में से 1 चाहिए, 3 में से 1 मिल रहा है, मतलब इसका वैल्यू तो 2 आ गई, इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, ये तो परिमेय हो गया, ये तो परिमेय हो गया। और वो कह रहे हैं कि अपरिमेय होगा, नहीं होगा। मुझे केवल ये देखना है कि जो मेरा अंक यहाँ दिया हुआ है वो इतने फैक्टर इसके फॉर्म में फैक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके मल्टीपल में दे दे, 6 दे दे, 9 दे दे, 12 दे दे, 3 तो देगा ही देगा। अगर इनके अतिरिक्त कुछ दिया तो मैं इसको अपरिमेय डाल दूंगा, अगर इसकी तरह दिया तो मैं परिमेय कर दूंगा। ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा था अजी सर देखिए जरा, उसने तर्क देखिए, बच्चों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन आपको तर्क ऐसा रखना है कि उससे आपको बेनिफिट हो। आप कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को एक बार लिखा हुआ था कि 16 की पावर 3/4, ठीक है, 16 की पावर 3/4। अब पूछा गया कि ये परिमेय अपरिमेय होगा या नहीं होगा, तो बच्चे ने देखा अरे ऊपर 3 है। अब वो बड़ा चिंतित है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। भैया कुछ नहीं करना है, आपको इस पर फोकस करना है, इस पर। अगर इसके मल्टीपल में बन रहा है 4 या 4 का गुणज बन रहा है, इसका मल्टीपल बन रहा है, तो वो परिमेय बनेगा। ऊपर कुछ भी हो, 3 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, मुझे 4 या 4 का गुणज अगर इसकी पावर में मिल रहा है, इसके फैक्टर मिल रहे हैं, तो मुझे आंसर बनेगा। देखो 16 को अगर मैं देखूँ 2 के फैक्टर के 2 की पावर में 2 8, ठीक है ना, 2 की पावर कितना 4, 2 से फिर कितना 2 और 2 से कितना 1 बार, देखो 2 की पावर 4 हो गया। मेरा जो कन्वर्ट हुआ 2 की पावर 4 की पावर 3/4। यहाँ और ये या तो सेम मिले या इसका मल्टीपल अंदर मिले, 8 मिल जाए यहाँ, 12 मिल जाए यहाँ, 16 मिल जाए यहाँ, तो मैं उसको कैसे कर दूंगा, मैं उसको लिख दूंगा परिमेय। मैं उसको क्या बता दूंगा, परिमेय। वो कैसा होगा, परिमेय। अगर ऐसा है तो परिमेय होगा, अगर ऐसा नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है परिमेय अपरिमेय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जहाँ तक समझाऊँ आपको परिमेय अपरिमेय समझ आ गया होगा, क्लियर है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। चलिए यही बता दीजिए, अपरिमेय है। ठीक है, कौन अपरिमेय है। मैं ऑप्शन आपको लिख रहा हूँ, ऐसे कुछ भी पूछ ले। 2 की पावर 1/3, बी आपको लिख दिया जाए 8 की पावर 1/2, नहीं 2 नहीं 3 ही लिखते हैं अभी। सी आपको लिख दूँ 125 की पावर 1/2, डी आपको लिख दूँ। ठीक है, मल्टीपल लिख देते हैं ना, मल्टीपल में क्या दिक्कत है, 625 की पावर 3/4। अब आप देखिए, आपको मल्टीपल में चेक करना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। ऐसे नहीं कि इसमें एक का नहीं है, आप 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए 2 की पावर 3 के फॉर्म में चाहिए, 2 तो अकेला ही 2 दे रहा है, तो तुम तो अपरिमेय बन ही गए भैया, सीधा सीधा दिख रहे हो कि तुम तो 3 फैक्टर कहीं से भी नहीं दोगे, तो ये अपरिमेय हो गई। अब इसको देखें, 8
3 की पावर 2 की पावर 3 और की पावर 1/3। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। देखिए ये और ये यहाँ मिल गए, एक जैसे आते ही हम इसको क्या लिख देते हैं, ये परिमेय हो गया। ये कैसा हो गया, ये परिमेय हो गया। अब देखिए इसको चेक करते हैं 125 को, तो 125 के मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर 5 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। यानी ये जो मेरा बना, ये कितना बना, 5 की पावर 3 की पावर कितना है बाहर, 1/2। भैया ये 2 और ये 3 ना तो ये बराबर हैं, ना तो ये बराबर है और ना 2 के मल्टीपल में है। 2 के मल्टीपल में होता तो 2 दूनी 4 होता, 2 6 होता, 8 होता। तो तुम कैसे हो गए, तुम हो गए अपरिमेय। कैसे बन गए भाई, अपरिमेय। तुम अपरिमेय हो गए क्योंकि तुम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो। अब 625 को देखिए, तो 25 पंजे 125, 625 का मतलब हो गया, ये हो गया 5 की पावर 4 की पावर 3/4। ये और ये सेम हो गया, तो ये आपकी हो गई परिमेय। ठीक है, तो आपको समझ पा रहे होंगे आप कि कैसे परिमेय और अपरिमेय हो रहा होगा, परिमेय और अपरिमेय हो रहा होगा। एक बच्चा कलाकार मिला, बोला सर नेगेटिव देखते ही उसको अपरिमेय लिख दीजिए। भैया नेगेटिव देखते ही अपरिमेय क्यों लिख दें, हो सकता है उसको पलट के भी कुछ ऐसा बनना हो, अपरिमेय क्यों लिख दें नेगेटिव देख के ही। उसने कहा बड़ा क्लासिकल तर्क होता है आप लोगों का। मैं कहता हूँ कि कोई फिक्स आइडियोलॉजी मत बनाइए। आप जब तक पैटर्न पर कोई आइडियोलॉजी ना क्रिएट हो तब तक आप फिक्स आइडियोलॉजी नहीं बना सकते। अब एक बात बताइए मुझे, नेगेटिव से क्या बदलता है, नेगेटिव से कुछ नहीं बदलेगा। अगर पावर नेगेटिव है तो उस पावर को उल्टा करके नीचे ले जाइए बस। वो तो इरेशनल तो फिर भी वही चीज़ चेक होगी जो बेस नॉलेज है। बेस में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी पावर फ्रैक्शनल है तो आपकी फ्रैक्शनल पावर के जो आपका डेनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में आपकी पावर आनी चाहिए, चाहे वो ऊपर आ जाए चाहे वो नीचे आ जाए। नेगेटिव होने से नहीं होगा। चलिए मैं लिखता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव होने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। 2 की पावर मैंने लिख दी -1/2। अब इसका कोई औचित्य थोड़े ना, -1/2 का मतलब क्या है भाई, माइनस की पावर ऊपर है, मैं इसको नीचे ले जाऊं तो मैं इसको 1 की पावर 2 की पावर 1/2 यहाँ ना लिख दूंगा। क्या है माइनस का a की पावर -n को मैंने इतना ही तो पढ़ा है, मैंने यही तो पढ़ा है, मैं 1/, में ले जाता हूँ मुझे। लेकिन मुझे a की पावर मुझे चेक तो अभी भी यही करना है, मुझे चेक तो अभी भी यही करना है। ये आपको परिमेय की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो अपरिमेय होगा, और अगर ये परिमेय की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता तो परिमेय हो जाता। तो मेरा बेस प्लस माइनस है ही नहीं, मैं प्लस माइनस पर बेस में है ही नहीं मेरा कुछ। मेरा बेस है फ्रैक्शनल पावर के डेनोमिनेटर को चेक करना, फ्रैक्शनल पावर के डेनोमिनेटर को चेक करके मैं परिमेय और अपरिमेय बता रहा हूँ। तो मेरा तो कभी औचित्य है ही नहीं कि मैं उस पर जाऊँ प्लस माइनस में। बच्चों ने बड़ा कमाल कर रखा है, सर 3 ऐसे दे रखे थे, 1 नेगेटिव दे रखा, मैंने धड़ाक लगा दिया नेगेटिव। भैया धड़ाक लगाने से पेपर क्लियर क्रॉस नहीं होता, आप लॉजिक लगाइए। आपको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना उनसे बचिए आप। ओवर इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम होती है, ओवर इन्फॉर्मेशन मत रख लीजिए। आप अगर सटीक नॉलेज रखेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको एग्जाम क्रॉस करने से रोक दे। आप ना कम न ज़्यादा, ज़्यादा वाले भी बेकार और कम वाले भी बेकार। इसलिए जितनी ज़रूरत है, जितना सफिशिएंट है उतना पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्गीकरण में हम परिमेय पर पहुँचे। परिमेय के बाद देखिए, ठीक है, परिमेय को हम जो है और कुछ पार्टों में बांट देते हैं। परिमेय अभी P/Q फॉर्मेट था, Q डज नॉट इक्वल टू 0 था। अब देखिए हमें ये P/Q फॉर्मेट भी 2-3 तरीके से मिल रहा था। एक मिल रहा था भिन्न, ठीक है, जो P/Q का फॉर्मेट ही बना रह गया था, और एक मिल रहा था मेरा पूर्णांक, एक मेरा मिल रहा था पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। अच्छा, इंटीजर और ये फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो अब आप हमें मुझे ये बताइए कि भिन्न फ्रैक्शन में मुझे कुछ नहीं करना है भाई, फ्रैक्शन को बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं अलग से एक क्लास लाऊंगा तब आपको पढ़ाएंगे। तो पूर्णांक में देखिए, अब जैसे मान के चलो मैं इसको दोनों को इंटीजर ही ले रहा था और ये पूर्णांक बन रहे थे परिमेय में, अभी पूर्णांक बन रहा था। तो पूर्णांक प्लस माइनस के साथ 2-3 तरीके से इसको क्लासिफिकेशन देते हैं हम। 0 को अलग, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी नंबरों की पहचान। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, टूटे फूटे ना हो। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरे अंक, टूटे फूटे ना हो।
तो ये जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये बात ध्यान रखिए। और इधर आएंगे नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, चलाते चले जाइए। और इधर आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलाते चले जाइए। तो मतलब प्लस और माइनस और जीरो ये 3 भागों में बांटा गया है। हम इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आप अपने आप लिख लीजिए। और ये इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। जीरो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक हो गए। पूर्णांकों के बाद अब क्लासिफिकेशन कुछ और आता है, कुछ और चीज़ें भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए मैं उनको भी बता देता हूँ कि अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब एक बार तो एसएससी ने ऐसा ही पूछ लिया, सबसे पहली प्राथमिक प्राकृतिक नंबर कौन सा है, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे। अब आपसे रैंडमली इतना आसान पूछ ले कि पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कौन सी है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ ले और पहली की जगह प्रथम लिखे, प्रथम प्राकृतिक। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 0 आपको 1, तीसरा आपको 2 दे दिया और चौथा कह दिया कि भैया 4 दे दिया। अब देखिए कुछ ऐसे ऐसे नमूने हैं नमूने ही कहेंगे उनको, जब वो लॉजिक ही नहीं लगाते, वो रटाए गए हैं। सबसे सम छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे रट्टा मारते मैथ को। मैंने बच्चों को देखा है ऐसे रट्टा मारते। अब उन्हें पढ़ा 2, अब वो बैठे सोच रहे हैं यार 0 वाला क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि सर ने ये कहा था कि पूर्ण संख्या 0। अब 0 तो छोड़ो, उन्होंने कहा 0, 1 के बारे में भी ऐसा ही होता, 2 लगा के भाग जाते हैं। भाई आप लॉजिक कैसे लगाएंगे, ये तो गलत हो गए। आप यहाँ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से तो पढ़िए, मैथ में एक बार मैथ में ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्रथम नेचुरल नंबर कौन सी है। तो प्रथम नेचुरल नंबर देखिए ये तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्याओं में ही नहीं होती। तो प्रथम कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होती है? गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी गिनती की जितनी संख्या होती है उनको हम प्राकृतिक कहते हैं। हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से आई हैं, इसलिए हम उनको नेचर की चीज़ मान लेते हैं कि भगवान ने दी है, भगवान की चीज़ है, नेचुरल की चीज़, नेचर की चीज़ है। तो 1 से, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या तो भाई 1 हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो ये रट के लाते हैं कि प्रथम भाज्य प्राकृतिक संख्या क्या है। भाई आप प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एग्जामिनर का मूड है वो क्या पूछ ले, तो इसलिए क्वेश्चन को इजी समझ कर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इजी ही गलत होता है, ये आप समझ लीजिए। समझ आ रहा है? यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक आप जाते हैं ना परिभाषित, तो वहाँ तक आप जाते हैं। तो ये जो न प्राकृतिक, प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, ठीक। अब इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को भी यहाँ जो इंग्लिश में पढ़ेंगे वो होल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर। चलिए, तो होल नंबर क्या है? यानी होल नंबर एक समुच्चय है। कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो वो जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब कैसी होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी, होल नंबर होंगी। क्लियर है? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आपको कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यानी अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो आप उसको होल नंबर का सेट कहेंगे, अगर आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो आप उसे प्राकृतिक संख्या का सेट कहेंगे। ये आपकी बात पक्की है। तो चलिए, तो ये तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो इसलिए हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी ही बढ़ा लेते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें हमने 2 चीज़ें और इंक्लूड। अब आप यहाँ बहुत गलती करते हैं। कैसे? आपको पूछा गया सम और विषम। अब इन संख्याओं को जो हम बांटते हैं तो हम सम विषम में बांटते हैं। तो सम विषम में कैसे बांटते हैं वो समझिए। सम को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं? इवन, और एंड लिख देता हूँ, एंड
विषम को हम कहते हैं ऑड। इवन और ऑड नंबर, इस पर भी एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इस चीज़ को भी समझेंगे। अब आपसे मैं एक चीज़ कहूँ, आपसे ये पूछ लूँ कि जीरो कैसी संख्या है, सम है या विषम है? जीरो कैसी संख्या है, सम है या विषम है? तो अगर आप फैक्चुअल एकदम बिल्कुल कंसेप्शनल क्लियर हैं तो आप 1 सेकंड में कहना चाहिए कि जीरो है सम। जीरो कैसी है? सम संख्या है। जीरो कैसी है? सम संख्या है। और कैसे सम है, कितने ही इसके तर्क हैं। देखिए जीरो सम मतलब, अब आप देखिए 2 से कटने वाला तर्क देंगे तो ऐसा भी है, 2 से कटती है, ये भी एक तर्क है। यानी आप सम की डेफिनेशन जब ये पढ़ते हैं कि 2 से विभाजित होनी चाहिए, यानी विभाजित का मतलब कटनी चाहिए, भाग लगना चाहिए, कटनी चाहिए है? हमारे यूपी में ऐसे ही लिखते हैं, चलिए कटनी चाहिए यानी भाग लगना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए, तो वो हो जाएगी इवन। और जिनमें 2 से भाग न लगे, 2 से विभाजित न हो, वो क्या कहेंगे? विभाजित नहीं हो, तो हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब बात ये नहीं है, एक तो यहाँ जीरो का मैटर था कि जीरो को हम क्या कहेंगे, तो आज के बाद आप सम, मैं आपको ये सिखाने नहीं जाऊँगा कि क्यों कहते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया 2 से कट रही है, 2 से जीरो कटते हैं, कट लग जाता है। दूसरा एक और पैटर्न है कि आप देखिए 1 -1 0 1, 2 का अंतर होता है सबके बीच में, माइनस के 2 विषम, पहले विषम को ले लीजिए ना, इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर माइनस के 3 बढ़ा दीजिए, देखिए 2 का अंतर है। अब यहाँ 2 का अंतर है, अब यहाँ तो भैया अंतर ही नहीं है, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, तो मतलब जीरो तो इसके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठ रही, यहाँ से सीधा कुदाइए तो यहाँ भी 2 का अंतर, इसको सीधा कुदा दिया मैंने, तो 2 का अंतर। मतलब आप ये समझिए, ये चीज़ मान के चलिए कि भाई जीरो जो है विषम में आ ही नहीं रही, जब विषम में नहीं आ रही तो सम में आएगी। तो ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं, समझना नहीं, बस यहाँ से ये चीज़ समझें कि जीरो सम संख्या। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक बार एसएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा वो समझिए, वो पूछ ले कि निम्नलिखित में से विषम बताइए, विषम कौन? ठीक है, विषम कौन है, वो देखने वाली बात है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे उन्होंने बोल दिया। और विषम कौन है? 2n + 2n + 1, ठीक है, 2n + 3 और n - के 2n - 2, और इसको हम 4n + 6, ऐसे। विषम कौन है? अब इसमें विषम बताना है, तो विषम का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि वो संख्या 2 से करनी चाहिए। एक तो मैथड यही है कि 2 से आप चेक कर लें। अब आप जो है 2 से चेक करें तो इन दोनों को अलग अलग, n एनी नंबर। अब n एनी नंबर के लिए तो ये देखिए आपको ठीक है, अगर इसमें मैं ये लिख दूं n + के 1 और n एनी नंबर, तो अब आप बताइए, मैं पहले वाले को रिज्यूम करूँगा। इसमें तो आप बता दीजिए देख के कि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी ये नहीं कट रहा है, ये भी सम होगी। क्लियर? मैं आपको और ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए n + 1, n बिलोंग इन रियल नंबर नहीं लिखिए, इंटीजर लिखिए, i इंटीजर, ठीक है। ये दूसरा 2n + 3, तीसरा 2n + 4 और चौथा नन, ठीक है। n बिलोंग एनी इंटीजर और n बिलोंग, इसमें तो अच्छा है वही नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं इसको भी, 4n + के 2, n बिलोंग एनी इंटीजर। अब मुझे बताइए इन दोनों में, मुझे ये तो दिख रही है कि भैया ये तो सम है दोनों, ये कैसी हैं? ये तो दोनों सम है। अब इन दोनों में मुझे बताइए विषम कौन है, इन दोनों में बताइए मुझे विषम कौन है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको ध्यान से समझने वाली बात है। जब उन्होंने n बिलोंग टू i कही तो ये एक बार सम एक बार विषम बनेगा। कैसे बनेगा? जब मैंने n को रखा इंटीजर 0 रखा तो 0 + 1 तो 1 दे दिया, ये तो बन गया विषम, ठीक है। यहाँ तो हमने चेक कर लिया विषम, और मैंने 1 + 1 रख दिया तो ये बन गया 2, ये तो सम बन गया। यानी इसको हम क्लासीफाई ही नहीं कर सकते कि ये सम है या विषम है, तब तक नहीं कर सकते जब तक n यहाँ है। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि ये तो सम और विषम दोनों में ही यूज होगा।
तो अब ये तो जो दोनों में है उसको तो हम विषम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि विषम, हमेशा विषम रहने वाली संख्या कौन सी है, तो हमेशा विषम रहने वाली तो ये है, क्योंकि यहाँ n कुछ भी हो, मुझे n से मतलब नहीं, 2 यहाँ डिवीजर दिख रहा है, यानी ये इस 2 को कट कर रहा है, तो मेरा 2n + 3। यानी अगर मैं सम और विषम को, अब यहाँ से क्या समझे, यानी अगर सम और विषम को आपको लिखना पड़े तो आप इसको 2n + 2, यानी आप 2n के साथ किसी भी संख्या को लिखना सीखेंगे ये, और विषम को लिखना पड़ा तो आप क्या लिखेंगे, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5 एंड सो ऑन। तो आप 2n के साथ लिखना सीखिए, 2n के साथ को प्रेफरेंस देना सीखिए। चलिए ये भी आप समझ गए। क्रमागत, अब क्रमागत सम कह दे, क्रमागत विषम कह दे, और खाली क्रमागत कह दे, क्रमागत पूर्णांक ऐसे कह दे, या पूर्णांक कह दे, संख्या कह दे। तो अब देखिए, आप क्रमागत का मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ है सक्सेसिव और कंजुगेटिव, आप देखिए जरा, तो सम के लिए 2 का अंतर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 का अंतर, और विषम के लिए भी कितने का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर, और पूर्णांक और संख्या अगर वो कह दे तो कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का, यानी ये कितने का, ये क्या है, डिफरेंसेज, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंसेज, ये क्या है, डिफरेंसेज। अब आपको ये डिफरेंस चीज़ें समझनी है, यानी अगर वो सम कह दे तो 2 के डिफरेंस से संख्या ले लीजिए, विषम कह दे तो 2 के डिफरेंस से संख्या ले लीजिए, पूर्णांक और संख्या कह दे तो 1 का डिफरेंस। इसका मैं यूज फ्रिक्वेंटली और एवरेज में करने वाला हूँ, तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ये समझ लीजिए। तो अगर आपको कंजुगेटिव नंबर्स माननी पड़े तो देखिए 2 के अंतर यहाँ, और मैंने इसको 2n के साथ लेना सीखें, यहाँ देखिए 2 का अंतर 2n + 2, ठीक है, अगली लेनी पड़ती तो 2n + 4 लेता, 2n इससे अगली लेनी पड़ती तो 2n + 6 लेता। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, होने को तुक्का लगा के आप कुछ भी कर देते हैं वो अलग बात है, आपका आंसर ठीक आ जाता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, और मैं मानता हूँ कि ऐसे बच्चों का ज़रूर है कि एक आध में आंसर लग जाएगा, लेकिन वो कंसेप्शनली कंडीशन को मिस कर देते हैं। मैं इनको यूज भी नहीं कराऊँगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं इनको यूज नहीं कराऊंगा, जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँगा और क्वेश्चन करा रहा हूँगा तो मैं इनको यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिक्सेशन के साथ संख्या समझ में आनी चाहिए, कैसे हम उनको लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर नज़र एसएससी की पड़ी नहीं है, कई बार से पढ़ भी गई है, हो सकता है वो क्वेश्चन उठा के पूछ ले। तो चलिए एक नई चीज़, चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर, अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और कह दे कि भैया बताइए जरा, तो चक्रीय संख्या के बारे में आप समझ लीजिए। यह n अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर, 1 से लेकर n तक किसी भी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है जो उसने पहली बार में, ये अंक और ये अंक उसी क्रम में भी होते हैं। साइक्लिक नंबर समझ रहे ना, साइकिल का मतलब क्या है, आप कितना भी घुमाते रहिए वही पहिया घूमता रहेगा, हैं, आप किसी को भी 1 चक्कर लगाइए, 2 चक्कर लगाइए, तीलियाँ वहीं रहेंगी और उसी क्रम में रहेंगी, बदल जाती है क्या तीलियाँ इसके अंदर की, ये तीली हैं, ये बदल जाएंगे क्या, हैं। तो देखिए हमने उदाहरण भी लिखा है 1427, 142857, ये वो नंबर है साइक्लिक। अब इसमें 2 की गुना करो तो देखो 2, 8, 5, 7, अब नंबर तो देखो 1 के बाद क्या आता है 4, साइकिल शुरू हुई, 4 के बाद क्या आया 2 के बाद क्या है 8 के बाद 5 के बाद 7, देखो उसमें वही था। 3 से गुना की, 3 से गुना देखो यहाँ की है, ठीक है, गुना अपने आप देख लेना भैया, हमें पता नहीं है, 14 × 42, हाँ ठीक है गुना, ऐसा ही होता है ना, पीपीटी तैयार करते समय हो सकता है ऐसा गुना हो जाए। देखो जरा 3 से गुना की तो 1 के बाद क्या आता है 4, साइकिल शुरू, 4 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 8 के बाद 5 के बाद 7, हो रहा है ना। यानी आप इसमें किसी भी, देखो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करवाई, 5 से देखिए 1 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 8 के बाद 5 के बाद साइकिल, यानी वो साइकिल में वही क्रम उसका पूरे उसमें बरकरार रहेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक नंबर। समझ लीजिए कोई नंबर अगर वो उसमें साइक्लिक कह दे, और 1, 2 से मत मानिए आप अगर यहाँ 2 से कर रहे हैं तो वहाँ जाके 7 से गुणा करके चेक करिए और देख लीजिए कि अगर वो ऐसा हो रहा है, और 2 से ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं, एक सम पे एक विषम पे,
चेक कर लीजिए, साइक्लिक नंबर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आप किससे जाएंगे, ऑप्शन से करने जाएंगे, ऑप्शन से करने जाएंगे, ठीक है। और देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ और हम बता देते हैं स्टूडेंट, ये भी समझ लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो आप टेलीग्राम पे लिखेंगे स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये आप लिख दीजिए स्टेनर क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब आप लिख के सर्च करेंगे, इस पर आपको मिलती है डेली क्विज, इस पर क्या मिलता है आपको, डेली क्विज। और डेली क्विज में आपको करंट तो मिलेगी, करंट अफेयर्स की क्विज मिलेंगी, ठीक है। और इसके साथ आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट और जो भी आपका टेस्ट पेपर रहेगा, मैथ, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, इनकी सबकी पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ उपलब्ध होंगे, पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट। तो आप नीडी स्टूडेंट को आप भेज दीजिए और वो क्वेश्चंस होंगे, आपको सर्च क्या करना है पता चल गया ना, स्टैंडर्ड क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और क्विज आती है वहाँ डेली, डेली लगा के देखिए, आप अपना सही गलत पहचानिए। और वहाँ आपको मैथ की पीडीएफ भी मिलेंगी, जीएस की पीडीएफ भी मिलेगी, हिंदी की पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। तो एक कंप्लीट स्टडी चैनल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके लिए लेकर हम आए हैं। 1 नवंबर से बिल्कुल तामझाम उठा के रख दीजिए, कह दीजिए कि हाँ हम अब पढ़ेंगे तो किससे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। और तब देखिए आप, अगर आपका टेस्ट क्रॉस ना हो तो आप हमें बताइए, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो कंसेप्शनल तो आप हमें बताइए। अगला देखिए, अगला ये भी बहुत ज़्यादा तंग करता है, एसएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। पूर्णकालिक संख्या क्या है, इससे क्वेश्चन है पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या परफेक्ट नंबर, आप ध्यान से समझिए, परफेक्ट नंबर पूर्णकालिक। अब वो जब कन्वर्ट करता है ना तो वो कालिक को कहा जाता है, वो इसको भी पूर्ण संख्या ही लिख देता है। क्या लिख देता है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ जो है गूगल ट्रांसलेटर आजकल वो चला रहा है तो वो पूर्णकालिक को लिख देता है, कुछ और अलग दिखा देता है, परफेक्ट नंबर। तो इस इंग्लिश से पहचानिए, और इंग्लिश से पहचान के उन्होंने मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर किसी संख्या n सब के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर, भाजक का मतलब जो उसको भाग लगा सकते हैं, दी गई संख्या n के बराबर हो तो संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 6, देखिए 6 को भाग लगा कौन कौन सकता है, 1 2 3, ये 6 भी लगा सकता है, ठीक है। 6 को मैं कट कर दूंगा क्योंकि हमने लिखा ना n को छोड़कर, यानी 6 को छोड़ दीजिए। इन सब का योग जो है 6 बैठना चाहिए। 1 + 2 + 3 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना, 3 और 3 6, तो मतलब ये 6 कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। पहली पूर्ण संख्या, पहली परफेक्ट नंबर, पहली पूर्णकालिक संख्या आपकी क्या होगी, 6। 28 को चेक करो जरा जल्दी से, 28 को कौन कौन कट करता है, 1 2, यार ऐसे याद करते चलिए, आप उल्टा पुल्टा ना करें, एक के बाद 7 लिखने ना पहुंच जाए, एक तरफ से चलिए, 1 2 3 नहीं कट करेगा, 4 ऐसे, 7 फिर उल्टा ऐसे चलिए, 7 14 और 28। 28 को हम लेंगे नहीं, इन सब का ऐड करो, 14, देखिए ऐसे कर लेते हैं, 3 7 7 3 14, 14 दूनी 28, 28 मतलब सेकंड आपकी कितनी होगी, 28। इसी प्रकार 496 और 8128, यानी 4 उदाहरण हमने आपको लिख दिए हैं, तो आपको इन्हीं चारों से काम चल जाएगा। क्लियर है। अगर कहीं भी वो पूर्णकालिक संख्या पूछ ले, परफेक्ट नंबर इंग्लिश में पूछ ले, पूर्ण संख्या हिंदी में लिख दे, तो आपको समझ जाना है, जीरो को नहीं लगा देना है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन क्या पूछा वो भी समझ लीजिए भाई, जरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था। उन्होंने पूछा निम्नलिखित में पूर्ण संख्या कौन है, पूर्ण संख्या कौन है, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर। और ऑप्शन देखिए 0, दूसरा देखिए उन्होंने लिख दिया 6, तीसरा उन्होंने लिख दिया 7, और चौथा उन्होंने लिख दिया 19, ठीक है। अब बच्चा बैठा देख रहा है, नहीं इसको 19 नहीं लिखा, 18 लिखा, ध्यान दीजिए 18। अब उन्होंने ऐसे लिख दिया, अब बच्चे ने तो आग देखा ना ताप देखा, 0 लगाया और भग गया। भैया वो 0 पूर्ण संख्या का एक एलिमेंट है, पूर्ण संख्या के समुच्चय का, ना कि ये 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर का मतलब आता है, अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर का मतलब आता है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको ये। तो आंसर कौन सा है, प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, या निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या कौन सी होगी, वो होगी 6। न 0 होगा, न 7 होगा, न 18 होगा। अगर 0 हो रहा है तो फिर तो भैया 18 भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो आ रही है उसमें,
7 भी तो होनी चाहिए, 7 भी तो आ रही है, 6 भी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो तो उसमें जब आपको पढ़ाते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन पढ़ाता है उस पूर्ण संख्या में। तो आपको समझना चाहिए कि भाई 0 अकेली तो नहीं होती, कभी 0 अकेला तो नहीं होता। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, आपने कहा कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। मैं इसीलिए कहता हूँ आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आधी अधूरी जानकारी ना रखें, आधी अधूरी जानकारी न रखें, आप पूरी जानकारी रखें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े, देखें आगे तो पूर्णकालिक समझ में आ गई, उदाहरण आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपको 2-3 नंबर और पढ़ लेनी है जल्दी से। देखिए, जब हमने चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें हम उनका क्लासिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन बताने हम जब गए थे तो 2 चीज़ें हम बताने नहीं गए थे। संख्याओं को सभी को भाज्य और अभाज्य के नाम पर भी हम 2 भागों में बांटते हैं, भाज्यता और अभाज्यता। यानी अगर वो भाग लग रहा है तो उसको हम कहते हैं भाज्य। यानी हम संख्याओं को 2 भागों में और बांटते हैं, किसमें, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य हम इसको कहते हैं कंपोजिट इंग्लिश में अगर हम लिखें, और अभाज्य हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, आप और वीडियो भी मेरी पढ़ी हैं, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। तो अभाज्य और अभाज्य, भाज्य कहते हैं जिसके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिले, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिले। और अभाज्य कहते हैं जहाँ केवल और केवल, केवल व केवल 2, और वो 2 भी कौन, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, या तो वो संख्या खुद हो या 1 हो। तो हम भाज्य का क्लासिफिकेशन अभाज्य के बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए, अब आप भाज्य अभाज्य देखिए मैं आपको कहता हूँ 0 कैसी है, भाज्य है अभाज्य है। तो 0 को हम क्या कहेंगे, फिक्स पढ़िए, भाज्य, क्योंकि 0 बहुत चीज़ों से, संख्याओं से करती है, सभी से करती है। 1, अब 1 को जब हम देखते हैं तो 1 ना तो 3 फैक्टर दे रहा, 3 देगा तो भाज्य में आएगा, 2 देगा तो अभाज्य में आएगा। यहाँ केवल न कम न ज़्यादा 2 चाहिए, न कम न ज़्यादा, पूरे के पूरे 2 चाहिए। तो ये तो भैया 1 कैसा हो गया, 1 न भाज्य हुआ और न अभाज्य हुआ। 1 न तो भाज्य हुआ और न अभाज्य हुआ। 1 के बारे में आ गई। 2 कैसे, 2 के देखिए, 2 का 1 फैक्टर तो 1 हो जाएगा, 1 2, यानी ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये कैसी होगी, अभाज्य, यानी पहली अभाज्य संख्या। 2 के बारे में समझिए, अब पहली अभाज्य प्रथम, अभाज्य प्रथम है और सम है, केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये। तो आप इस चीज को समझिए, समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो 2 जो हो गई वो अभाज्य होगी पहली, और केवल एकमात्र सम संख्या है जो ऐसी है। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद 3 भी कैसी हो जाएगी, 3 पे भी ये 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, तो ये भी अभाज्य हो गई। अब देखिए 4 को देखिए, 4 पर कितने, 4 के भाजक कौन कौन है, भाजक गुणनखंड अगर आप ये समझ रहे हो तो इसको भाजक भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, भाजक यानी जो भाग लगा रहे हैं। 4 के देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 3 हो गई, और 3 वाला कैसा हो गया, भाज्य। तो प्रथम भाज्य प्राकृतिक संख्या, प्रथम क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया प्रथम भाज्य प्राकृत संख्या। प्रथम भाज्य प्राकृत संख्या कौन है, तो प्रथम भाज्य प्राकृत संख्या में अगर आपसे पूछा जाए 2 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, 8 लिख दिया जाए और 10 लिख दिया जाए, तो आप किसको लिखेंगे, आपका आंसर होगा 4, क्योंकि अभी आपने जाना ना इसके 3 फैक्टर, 3 भाजक, यानी 3, 1, 2 और 4 से कट हो रहा है, तो 4 को आप इन चीज़ों को विशेष नोट करके पढ़ें। ठीक है, विशेष नोट करके पढ़ें आप इन चीज़ों को, क्लियर है। तो अब देखिए हम भाज्य के बारे में तो चर्चाएं करते रहेंगे, अब हम पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या के पेयर पर आधारित कुछ चीज़ें हैं। को प्राइम अभाज्य संख्या आप समझ गए, प्राइम नंबर आप समझ गए कि प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे उसको हम कहते हैं, यानी ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम, जो किसी से ना कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, तो हम उसको प्राइम कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, 11, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद
17, 17 के बाद 19 एंड सो ऑन। यानी यहाँ से पढ़ लीजिए 1 से 100 तक जो है अभाज्य संख्याओं का जो पूल है 25 होगा और 15 पहले होता है और 10 बाद में होता है, ये आप समझ लीजिए। 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, इस तरीके से ये है। तो आप इसको अगली वीडियो जब हम एवरेज की लाएंगे तो इस चीज़ को हम बता देंगे, आप परेशान ना हो। तो अब इन प्राइम नंबर के जोड़े पर आधारित, किस पर, जोड़ा पर आधारित, पेयर पर आधारित संख्याओं के बारे में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इन संख्याओं के जोड़ा पर आधारित हम करेंगे चर्चा। बात आती है पहले नंबर कोप्राइम। कोप्राइम को हम हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य ऐसे भी लिख देगा, खाली सहअभाज्य भी लिख देगा, है नहीं लिखेगा, सहअभाज्य नंबर। यानी सहअभाज्य नंबर ऐसे किसको कहते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, और कुछ नहीं चेक करना है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है, सहअभाज्य कहलाता है, कोप्राइम कहलाएगी। भाई दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपको मैं दे दूं 3 और 7, क्या है जी, कोप्राइम है, ठीक है जी, कोप्राइम है। आपको मैं कह दूं 7 और 11 तो आप कहेंगे जी हाँ जी कोप्राइम है, ठीक है। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ा वो कहलाएगा सहअभाज्य, आप समझ लीजिए। लेकिन अगला हमने लिखा है रिलेटिव। रिलेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष या आपेक्षित, सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, हम इसको ये कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के साथ रहकर, किसी के रिलेशन में रहकर आप अभाज्य संख्या बने। जैसे 7 और 11 तो मैंने बताया कोप्राइम है, मैं 7 और 10 ले लूँ, देखिए 7 और मैंने 10 ले लिया। अब मैं इनको देख रहा हूं कि भैया 7 और 10 का जोड़ा जो है ये है अभाज्य संख्याओं, और कैसी अभाज्य संख्याओं का, सापेक्षित अभाज्य संख्याओं का। इसमें कंडीशन ये नहीं है कि वो अभाज्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि दोनों का में से क्या होना चाहिए, में से होना चाहिए 1, चाहे वो संख्याएं कैसी भी हों। अब मैं देखिए 8 और 9 लिख दूँ, ये भी प्राइम है, लेकिन कैसी, रिलेटिव प्राइम। कैसी हैं, रिलेटिव प्राइम। भैया एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर इनकी रिश्तेदारी बिगड़ गई है, और ये कैसी बन गई है, सापेक्ष या अपेक्षित बन गई है, ठीक है, दोनों की रिश्तेदारी बिगड़ गई। तो ये सापेक्षित या अपेक्षित प्राइम कहलाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। लास्ट हम पढ़ रहे हैं ट्विन प्राइम, इसको हम हिंदी में कहते हैं जुड़वा। भैया जुड़वा का मतलब आप समझते हैं कि उनके बीच में कोई भी संख्या ना होनी चाहिए, ना अभाज्य न भाज्य, ठीक है। जब आप उसका जोड़ा बना रहे हैं, यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में और कोई अभाज्य संख्या ना आए, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। तो समझिए जरा कैसे, देखिए मैं समझ आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको लिखा था 2 है, 3 है, ये अभाज्य संख्या लिखी थी ना, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब इनके कहीं से भी पकड़ के 2 जोड़ा उठा लीजिए, 5, 7 ट्विन प्राइम, 11, 13 ट्विन प्राइम, ठीक है। मैंने लिख लिया, एक 7 लिख लिया, एक 19 लिख लिया, 7 और 19 ट्विन प्राइम बनेंगी, नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि इनके बीच में 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ट्विन प्राइम का मतलब है कि उसके बीच में कोई भी अन्य अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। रिलेटिव प्राइम आप समझे कि आपस में 7, वो दोनों वैसी हो सकती है। देखो 16, 15 ले लीजिए, दोनों कटने वाली संख्या है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो ये रिलेटिव प्राइम बनाती है। आप लिख लीजिए 16, 25 ले लीजिए, देखिए दोनों का जोड़ा बनाऊं, कटने वाली है 4 से 5 से, लेकिन आप देखिए दोनों का में से कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब जब एक दूसरे के साथ मिलकर वो प्राइम का बिहेवियर शो कर रहे होंगे, तब हम उनको कहते हैं रिलेटिव प्राइम। को प्राइम, दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ट्विन प्राइम, उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो समझे होंगे। तो चलिए आपकी क्लास का समय हो रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और आप इसी तरीके से सेंटर से देखते हैं और कुछ है या नहीं ये भी देख लेते हैं। हाँ, कभी हम समय, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, अगली स्लाइड में आपको ये क्वेश्चन करा देंगे अगली क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये करा दें, आपको 2 मिनट लगेंगे, करा देते हैं। चलिए 1 मिनट में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए जब इतना कुछ किया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो जल्दी से क्या है, ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट नंबर है,
समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम कोई दिक्कत नहीं, क्लास को बढ़ा लेंगे। देखिए ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। इफ सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ध्यान देने वाली ये बात है कि ए एंड बी टू डिजिट्स हैं और इनके संख्या जब एक तो संख्या बनेगी ए बी और एक संख्या बनेगी बी ए, कह रहे ना यूजिंग बोथ द डिजिट्स, और इन दोनों संख्याओं का सम चाहिए आपको ए बी प्लस बी ए, और ये बताना है कि भैया इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करें कि जो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करनी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए प्लस बी क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए जब आप किसी संख्या को लिखते हैं तो आप लिखते हैं 10 डिजिट 10 गुणा एक कोई भी डिजिट ए प्लस के यहाँ यूनिट डिजिट, ऐसे लिखते हैं इस संख्या को। दूसरी संख्या को लिखेंगे तो आप 10 गुणा बी प्लस के ए, ये दोनों संख्याओं को आपने लिख दिया। 10 ए यहाँ से और ए के यहाँ से, तो कितना बन गया 11 ए, एक बी यहाँ से 10 बी यहाँ से, तो कितना बन गया 11 बी, यही तो बना। अब देखिए 11 कॉमन ले लिया तो मैंने ए प्लस के बी बना। अब ये बना है परफेक्ट स्क्वायर, ये कैसा बना है परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए 11 में क्या गुना करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बने 11, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, तो आपका आंसर कितना हो गया बी। ब्रीफ में चर्चा कर लेंगे, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन था, एसएससी जीडी ने पूछा ये क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आप नंबर से लिखना सीख लीजिए कि नंबर को कैसे लिखते हैं। यानी आप नंबर को लिखते हैं 10 गुना दाई का अंक, 10 गुना दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। चलिए अगली क्लास में इसका भी तोड़ लगाएंगे, इकाई और दहाई के अंकों के साथ आपको मिलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा सबके अंकों को पढ़ेंगे अगली क्लास में, अंकों को ही पढ़ेंगे। तो चलिए आपकी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नीडी स्टूडेंट को बता दीजिए एसएससी जीडी के लिए 90 क्लासेज आप कर लीजिए, एसएससी जीडी हम आपका कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए स्टूडेंट के साथ। थैंक यू।